सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपकी अपनी चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के साइंस विषय के मोस्ट इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस की सीरीज में क्वेश्चन नंबर एक से पढ़ेंगे। और यहाँ पर जितने भी प्रश्न है आज इस पार्ट 1 में ही कंप्लीट हो जाएंगे, यानी कि एक पार्ट में आपके सारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न खत्म हो जाएंगे। बहुविकल्पीय प्रश्नों को मैं पहले ही पढ़ा चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग से आप क्या समझते हैं? तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक बहुत बहुत अच्छी चीज है दोस्तों, क्योंकि आप सभी को पता है कि गर्मी में बहुत सारे सिटीज में बहुत सारी जगहों पर पानी की जो है वो समस्या आ जाती है। जैसा कि रिसेंटली अभी आपने देखा कि बेंगलोर में पानी की दिक्कत हो गई थी। तो ऐसे बहुत सारे शहर है जहां पर जब बारिश का सीजन होता है उस समय उस पानी को इकट्ठा किया जाए और उसको सही तरीके से इकट्ठा करके उसको उसी तरीके से देख रेख के बाद उसको संरक्षित किया जाए और फिर उसका प्रयोग जब गर्मी का सीजन हो या पूरे साल हम उसको अच्छे से कर पाए। यानी कि इससे क्या होगा कि जो नेचर से हमें पानी मिल रहा है उस पानी का हम उपयोग पीने के लिए या घर के जो और भी काम है, कपड़े धुलने के लिए, बर्तनों को साफ करने के लिए या अपने पेड़ पौधों में पानी डालने के लिए भी हम कर सकते हैं। तो जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है ये बहुत अच्छी चीज है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग बारिश के पानी को जमा करने का एक तरीका है जिसका इस्तेमाल बाढ़ में खेती के लिए किया जाता है। यहाँ पर बाद में होगा, बाद में खेती के लिए किया जाता है। इस विधि में जल का संरक्षण किया जाता है। इससे धरती में पानी का स्तर भी बढ़ जाता है। यानी कि जब हम जो पानी गिर रहा, जो पानी आ रहा है बारिश का, जब हम उसको एकत्र करते हैं किसी टंकी में या किसी चीज में, तो उससे जो भूमि का पानी है, जो हमारा भूमिगत जल स्रोत है, वो भी अच्छा बना रहता है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग ये हर एक सरकार को चाहिए कि इस पर वो अपने प्रदेश में काम करें और बारिश के पानी को बचाएं हम लोग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, पदार्थ की कौन सी अवस्था है जिसमें पदार्थ का आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकृति अनिश्चित होती है? तो आप सभी को पता है कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो आप सभी को पता है कि जो गैस है इसका ना तो आयतन निश्चित होता है ना तो आकार निश्चित होता है। ठोस का आयतन और आकार दोनों ही निश्चित होता है, लेकिन जो द्रव होता है जैसे कि पानी हुआ, दूध हुआ, आप जिस भी बर्तन में डाल दोगे ये उसी का शेप ले लेगा। गिलास में डालोगे तो गिलास का शेप ले लेगा, भगोने में डालोगे आप तो भगोने का शेप ले लेगा, ठीक है, बाल्टी में डालोगे तो बाल्टी का शेप ले लेगा। यानी कि इस तरीके से इसका जो शेप है वो चेंज होता रहता है और ये अवस्था होती है द्रव अवस्था, जिसमें दूध, पानी या तरल पदार्थ, तेल हुआ, ये सब चीजें आ जाएंगी। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, दोलन गति किसे कहते हैं? एग्जाम्पल सहित बताइए दोलन गति क्या होती है। ठीक है, तो किसी आधार से लटकती हुई कोई वस्तु अपनी विरामावस्था से इधर उधर गति करती है तो इस गति को हम दोलन गति कहते हैं। जैसे दीवार घड़ी में हिलता हुआ पेंडुलम, जो पेंडुलम होता है वो एक बार इधर जाता है फिर वापस आता है फिर इधर जाता है, वो अपना एक उसकी निश्चित गति होती है, अपनी विरामावस्था से इधर उधर क्या करता है वो गति करती रहती है और इसी को हम क्या कहते हैं? दोलन गति कहते हैं। सेम झूला भी इसी तरीके से जब हम झूलते हैं तो झूले में भी ऐसी ही गति होती है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, यौगिक किसे कहते हैं? वे शुद्ध पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोग से निश्चित अनुपात में मिलने से बनते हैं, ऐसे पदार्थ यौगिक कहलाते हैं। जैसे कि पानी यानी कि H2O जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के निश्चित अनुपात में मिलने से बनता है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, मृतोपजीवी से आप क्या समझते हैं? वे जीव जो अपना भोजन मृत एवं सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं वे मृतोपजीवी कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, जब कोई वस्तु अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर गति करती है तो इस गति को क्या कहते हैं? तो जब कोई वस्तु अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर दोलन करती है, जैसा कि आपने देखा था यहाँ पर, तो इसे ही हम क्या कहते हैं? दोलन गति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, तलछटीकरण की प्रक्रिया को समझाइए। द्रव्य में अविलेय ठोसों के मिश्रण से हल्के तथा भारी अवयवों को निथारना ही क्या कहलाता है? तलछटीकरण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, घूमते हुए लट्टू में किस प्रकार की गति होती है? तो जो घूमता हुआ लट्टू होता है दोस्तों, घूमते हुए लट्टू में जो होती है ऊर्जा वो होती है घूर्णन गति। क्या होती है? क्योंकि वो अपनी ही धुरी पर क्या करता है? घूमता है घूमता है घूमता है एक ही स्थान पर, ठीक है, अपनी एक केंद्र बिंदु के अगल बगल, तो इसे हम क्या कहेंगे? घूर्णन गति कहेंगे।
क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे शरीर में कितनी ज्ञानेंद्रियां पाई जाती हैं? तो हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं या 5 इंद्रियां होती हैं, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। ये बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 है सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहते हैं? ये आपके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं यानी कि बहुविकल्पी प्रश्नों में भी एग्जाम में कई बार पूछा हुआ प्रश्न है कि जो सजीव होते हैं और निर्जीव होते हैं इनके बीच की कड़ी क्या होता है? तो वायरस या विषाणु होता है। वायरस याद रखिएगा, जैसे कि कोरोना वायरस है, इस तरीके से। ये तो ना तो सजीव इसको हम कह सकते हैं ना ही निर्जीव कह सकते हैं, तो ये दोनों के बीच की क्या होती है? कड़ी होती है। क्वेश्चन नंबर 11 है पुष्प के नर अंग का नाम लिखिए। तो उसे हम कहते हैं पुंकेसर और मादा अंग को क्या कहते हैं? स्त्रीकेसर। 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 12 है ठोस पदार्थों की आकृति एवं आयतन कैसे होते हैं? तो ठोस आकृति जैसे कि सबसे अच्छा एग्जांपल हमेशा हम बर्फ का लेते हैं। बर्फ का टुकड़ा अगर ये बिल्कुल जमा हुआ है तो इसकी आप देखिए इसकी आकृति और आयतन एक निश्चित होगा। ठीक है, जब बिल्कुल बर्फ जमा हुआ है, बर्फ का टुकड़ा है, तो जो बर्फ होता है वो ठोस पदार्थ है, बिल्कुल ठोस है ये बिल्कुल। ठीक है, तो ये बर्फ की सिल्ली है, बिल्कुल ठोस है, तो इसका आकृति और आयतन दोनों क्या है? निश्चित है। अब ये धीरे धीरे जब इसको टेम्परेचर मिलेगा ज्यादा तो ये धीरे धीरे क्या होगा? पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। जब पानी में कन्वर्ट हो जाएगा तब इसका जो आयतन है वो तो निश्चित रहेगा, लेकिन जो आकृति है वो निश्चित नहीं रह जाएगी। ठीक है, तो आकृति इसकी बदल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? ये बहुत बहुत अच्छा एक क्वेश्चन है कि जो पत्तियां हैं उनका रंग हरा क्यों होता है? तो ये क्लोरोफिल के कारण होता है। पत्तियों का रंग हरा पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल के कारण हरे रंग की पत्तियां हमें देखने को मिलती हैं। किसी भी पौधे की पत्ती आप देखोगे तो ग्रीन कलर की ही होती है, तो उसका रीजन क्या है कि पत्तियों का रंग पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है प्रकाश संश्लेषण के प्रमुख उत्पाद क्या है? तो जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण की, जिसमें जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपने लिए भोजन बनाते हैं, खाना बनाते हैं अपना, तो इसमें प्रमुख उत्पाद होता है ग्लूकोज या स्टार्च और दूसरा होता है ऑक्सीजन जिसको हम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है पौधों के कितने भाग होते हैं? उनके नाम लिखिए। तो पौधों के मुख्य रूप से 5 पार्ट होते हैं। पहला होता है जड़, दूसरा तना, तीसरा पत्ती, फिर फूल और लास्ट में है फल। अब क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं परागकण में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो ड्रोसोफिला में 8 गुणसूत्र होते हैं, मक्का में 20, टमाटर में 24 तथा आलू के पौधे में 48 होते हैं, तो अलग अलग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है या किस पदार्थ की बनी होती है? याद रखिएगा जो कोशिका भित्ति होती है ये पादप कोशिका में ही पाई जाती है, जंतु कोशिका में ये नहीं पाई जाती है। तो जो कोशिका भित्ति होती है यानी कि कोशिका पर एक दीवार होती है जिसे हम भित्ति का नाम देते हैं, ये केवल पादप कोशिका में यानी कि जो पेड़ पौधे होते हैं उन्हीं की कोशिकाओं में आपको देखने को मिलेगी। जंतुओं की यानी कि जंतुओं की कोशिकाएं जो होती हैं उसमें आपको कोशिका भित्ति देखने को नहीं मिलेगी। तो एग्जाम में कभी कभी पूछता है, याद रखिएगा कि यह केवल पादप कोशिका में यानी कि पेड़ पौधों की कोशिका में ही पाया जाता है और कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। कभी कभी एग्जाम में यही पूछ लेता है कि जो कोशिका भित्ति होती है वो किस पदार्थ की बनी होती है? तो सेलुलोज की बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 18 है जंतुओं एवं पौधों में समानता बताइए। तो जंतुओं और पौधों में क्या समानताएं हैं? उससे पहले देखिए वृद्धि। वृद्धि चाहे बच्चा हो, चाहे आदमी का बच्चा हो या पेड़ पेड़ हो, कोई छोटा पौधा आपने लगा दिया है तो दोनों ही के कुछ दिनों के बाद आप देखोगे दोनों में ही ग्रोथ आपको दिखाई देगी, दोनों में ही वृद्धि दिखाई देगी। यानी कि जंतुओं और पेड़ पौधों दोनों में ही क्या होती है? वृद्धि, और समय के साथ ये बड़े होते रहते हैं। वो अलग बात है कि मानव का विकास एक समय के बाद रुक जाता है, एक समय के बाद जो वृद्धि है वो रुक जाती है। विकास तो कभी नहीं रुकता है, आपको पता है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। लेकिन जो वृद्धि है, जो हाइट है, वो एक टाइम पर रुक जाती है। लेकिन जो पेड़ पौधे होते हैं वो जीवन पर्यंत बढ़ते रहते हैं, उनकी कोई उम्र नहीं होती है बढ़ने की। क्वेश्चन नंबर इसके बाद यहाँ पर आप देखिए वृद्धि के बारे में देखा आपने, फिर आकार के बारे में देखेंगे। जंतुओं का आकार निश्चित अवस्था में ही फैलता है जबकि पौधों का आकार विशाल रूप, उनके जो डालियां वो किधर से भी निकल जाती हैं, वो किधर भी चले जाते हैं। ठीक है, तो कोई निश्चित आकार नहीं होता है पेड़ पौधों का, लेकिन व्यक्ति का क्या हाथ, पैर, आंख, कान, जीभ, त्वचा जहां पर है वो ऐसे ही बनी होती है। तो इस तरीके से निश्चित अवस्था में ही एक फैलाव होता है। फिर है श्वसन क्रिया। तो पौधे श्वसन क्रिया के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जबकि जीव जंतु ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और क्या देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं।
तो इस तरीके से पेड़ पौधों पर हम निर्भर हैं और हमारी हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो पेड़ पौधे हमसे ले लेते हैं, यानी कि एक तरीके से वो क्या करते हैं, हमारे लिए ही काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, पुष्प क्या है? तो पुष्प पौधे का सबसे आकर्षक भाग होता है। पत्तियों के रूपांतरण को ही हम क्या कहते हैं, पुष्प कहते हैं। और किसी भी पौधे का जो फूल होता है अगर उस पर लगा हुआ है तो सबसे पहले हमारा ध्यान उसके फूल पर ही जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो फूल होता है वो सबसे आकर्षक भाग होता है किसी भी पौधे का। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, खिड़कियों में किस प्रकार के कांच का प्रयोग करते हैं? तो साधारण या मृदु कांच का प्रयोग करते हैं हम जो खिड़कियों में कांच लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, सजीव किसे कहते हैं? लिविंग बीइंग क्या होते हैं? तो हाथी, घोड़ा, बिल्ली, बंदर, मानव, पेड़ पौधे जब तक जीवित रहते हैं वे सजीव कहलाते हैं, क्योंकि इनमें वृद्धि भी होती है, पोषण यानी कि भोजन लेते हैं, सांस लेते हैं, श्वसन की प्रक्रिया चलती है, प्रजनन एवं निश्चित जीवन चक्र आदि जैसे कुछ सामान्य लक्षण होते हैं। तो पेड़ पौधे और जितने भी जंतु हैं, जीव जंतु, ये सब क्या है, सजीव है। क्वेश्चन नंबर 22 है, निर्जीव किसे कहते हैं? तो जिन वस्तुओं में जीवन नहीं होता है वो सब क्या है, निर्जीव? मेज, कुर्सी, डिब्बे, दीवार पर लगी हुई पेंटिंग, ठीक है, चौक, डस्टर, क्लासरूम, बिल्डिंग्स, ये सब क्या है, निर्जीव है। जिनमें जीवन नहीं होता है वे सब क्या होती है, निर्जीव होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं, जड़ का प्रमुख कार्य बताइए। तो जड़ क्या करते हैं? भूमि से जल तथा खनिज लवणों का अवशोषण करने का कार्य करते हैं और पौधों को भूमि में क्या करते हैं, स्थिर रखते हैं। तो जो पौधों की जड़ें होती हैं वो जड़ के द्वारा पौधों के पास जल पहुंचता है, खनिज लवण पहुंचते हैं और ये क्या करते हैं, जड़ क्या करते हैं, पृथ्वी में अच्छे से जो पौधा है उसको स्थिर रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, पेड़ पौधों में अलैंगिक प्रजनन की विधियां कौन कौन सी हैं? अथवा पेड़ पौधों में अलैंगिक प्रजनन की विधियों के नाम लिखिए। तो पहला है मुकुलन, दूसरा है खंडन, तीसरा है बीजाणु द्वारा और चौथा है कायिक प्रवर्धन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं, वृत्तीय गति व घूर्णन गति का एक एक एग्जाम्पल लिखिए। तो देखिए, लट्टू का फिरना घूर्णन गति का उदाहरण है और सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का गति करना वृत्तीय गति का एग्जाम्पल। इसको आप ध्यान से समझिएगा। जब लट्टू घूमता है तो अपनी धुरी पर ही बार बार घूमता है, तो ये क्या हो गया, घूर्णन गति। लेकिन जो पृथ्वी है वो आपको पता है कि अपने अक्ष पर भी घूमती है और सूर्य के चारों तरफ भी वो घूमती है। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ भी घूमती है। जब चारों तरफ घूमती है तो ये वृत्तीय गति होती है, लेकिन पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है, अपने ही अक्ष पर, तो ये घूर्णन गति होती है। तो वृत्तीय गति कब होगी? जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगी तो ये वृत्तीय गति होगी, ठीक है। और अपने ही अक्ष पर अगर घूमेगी तो ये घूर्णन गति होगी। क्वेश्चन नंबर 27 है, पौधों की पत्तियों में होने वाली प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का समीकरण लिखिए और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलकर के सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यहाँ पर आप देखिए ग्लूकोज C6H12O6 और प्लस 6O2 और H2O देते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक कण आधा चक्कर लगाता है, तो इस दिशा में कण द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए, वृत्तीय पथ की त्रिज्या कितनी है? वृत्तीय पथ की त्रिज्या कितनी है? 4 सेंटीमीटर, यही है त्रिज्या, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। व्यास का क्या होता है? इसका 2 गुना होता है त्रिज्या का। तो देखिए, कण द्वारा आधे चक्कर में तय की गई दूरी पाई आर, ठीक है। आधा वृत्त का जब हम लेंगे तो आधे वृत्त का क्या हो जाएगा, पाई आर, ठीक है। कण द्वारा आधे चक्कर में तय की गई दूरी पाई आर, तो पाई की वैल्यू 3.14 होती है, इंटू आर की वैल्यू 4 सेंटीमीटर पता है, यहाँ पर गुणा करेंगे तो 12.56 सेंटीमीटर आ जाएगा तय की गई दूरी। अब कण द्वारा आधे चक्कर में किया गया विस्थापन, तो विस्थापन ही क्या होगा, यहाँ पर ये इसका व्यास हो जाएगा। इससे लंबी दूरी तो तय नहीं कर सकता, वृत्तीय पथ है, सबसे लंबी दूरी यही व्यास ही होती है किसी भी वृत्त में। तो 2r कर देंगे तो यहाँ पर देखिए 8 सेंटीमीटर निकल करके आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं, बीजों के प्रकीर्णन की दोलक्षेप प्रक्रिया क्या है? तो चलिए समझते हैं इसको। तो देखिए, फल के निरंतर हिलने डुलने के कारण बीज हवा में बिखर जाते हैं और इसे ही दोलक्षेप प्रक्रिया कहते हैं।
जैसे कि पोस्ता में या बहुत सारे पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो हवा के माध्यम से जिनके बीज एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं और वहां पर वो पेड़ निकल आता है या पौधा निकल आता है। क्वेश्चन नंबर 29 है प्रकीर्णन क्या है, इसकी प्रमुख विधियां कौन कौन सी हैं? तो पराग कणों बीजों का वातावरण में फैलना प्रकीर्णन कहलाता है। प्रकीर्णन की प्रमुख विधियां इस प्रकार हैं। पहला है जल द्वारा, दूसरा है हवा द्वारा, तीसरा है कीटों द्वारा और चौथा है पक्षियों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 30 है पौधों में कितने प्रकार से जनन होता है? तो वर्धी जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, ये तीनों प्रकार से होता है पौधों में जनन। क्वेश्चन नंबर 31 है पत्ती के प्रमुख भागों के नाम लिखिए। तो पत्ती में कौन कौन से भाग होते हैं? तो देखिए पर्णाधार, पर्णवृंत तथा पर्णफलक। 2022 के एग्जाम में ये प्रश्न पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 32 एक माइक्रोमीटर में कितने पिकोमीटर होते हैं? तो सबसे पहले एक माइक्रोमीटर में होता है 10⁻⁻6 मीटर। अब एक पिकोमीटर में होता है 10⁻12 मीटर। तो एक माइक्रोमीटर में कितना हो जाएगा? 10⁻6 पिकोमीटर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं बेलन की लंबाई तथा वृत्त के व्यास मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? तो वर्नियर कैलिपर्स का प्रयोग करते हैं। 2022 के एग्जाम में देखिए पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 34 है उपापचय क्रिया कितने प्रकार की होती है? तो उपापचय क्रिया दो प्रकार की होती है, अपचय और उपचय। अक्सर ऐसे ही देखने को आपको मिलता है लिखा हुआ, ठीक है, अपचय और उपचय। क्वेश्चन नंबर 35 है ठोस पदार्थों की आकृति और आयतन कैसे होते हैं? तो निश्चित होते हैं। ठोस पदार्थों की आकृति और आयतन, जैसे कि लोहे का टुकड़ा है तो वो क्या है, उसकी आकृति और आयतन निश्चित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है परमाणु किसे कहते हैं? तो परमाणु तत्व का वह छोटे से छोटा भाग है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। क्वेश्चन नंबर 37 है चौड़ी, मोटी तथा कंटीली संरचना वाले मरुद्भिद पौधों का एक नाम लिखिए। तो वह है नागफनी है, ड्रोसेरा है, ये सब क्या है? कटीले पौधे हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है घर्षण बल को कम करने का उपाय बताइए। तो मशीनों के कल पुर्जों को घिसने एवं टूटने से बचाने हेतु उनके संपर्क तल के मध्य स्नेहक तेल या ग्रीस लगाकर उनके घर्षण बल को कम किया जाता है। जैसे कि मशीनों में आप देखते हो तेल डालते हैं, जो मशीन चलाई जाती है, जो सिलाई मशीन होती है उसमें प्रॉपर तेल हम डालते हैं, ऑयल डालता है कि घिसे ना, उसके जो पुर्जे हैं वो अच्छे रहें, ठीक है। तो ग्रीस का प्रयोग करते हैं। जो बड़ी मशीनें होती हैं, जैसे कि जो मशीनें होती, पंपिंग सेट होता है या जो गांव में मशीनें होती हैं उनमें आप देखिए ग्रीस डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं पुष्प के मादा अंग का नाम लिखिए। तो जायांग, क्या बोलते हैं इसको? जायांग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है सजीव का एक लक्षण लिखिए। तो सजीव में सभी प्रकार की क्रियाएं होती हैं, श्वसन, पोषण, उत्सर्जन इत्यादि। 2019 के एग्जाम में ये सभी प्रश्न पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं शाकाहारी और मांसाहारी जंतुओं के नाम लिखने हैं। तो शाकाहारी में बकरी आ जाएगा, खरगोश आ जाएगा, गाय आ जाएगी। मांसाहारी में शेर है, चीता है, लोमड़ी है। क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं पदार्थ की कितनी भौतिक अवस्थाएं होती हैं? तो 3 होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। देखिए कितना आसान सा प्रश्न पूछा है। क्वेश्चन नंबर 43 है समय का मात्रक। समय का मात्रक सेकंड होता है एमकेएस पद्धति में। क्वेश्चन नंबर 44 है जंतुओं और पौधों में अंतर स्पष्ट करिए। तो जंतुओं और पौधों में क्या क्या अंतर होता है? तो पौधों में ऊपर की वृद्धि होती है, ये काफी ऊंचाई तक बड़े हो जाते हैं, जबकि जंतु कुछ ऊंचाई तक ही बड़े होते हैं, एक समय के बाद उनकी लंबाई बढ़ना बंद हो जाती है। फिर है दूसरा पॉइंट पौधों और जंतुओं में संवेदना शक्ति होती है, जीवों में संवेदना शक्ति अधिक होती है, ये उसको प्रकट कर सकते हैं, जबकि पौधे अपनी संवेदना शक्ति को प्रकट नहीं कर पाते हैं। फिर है पौधे प्रकाश की उपस्थिति में ही बढ़ते हैं, जबकि जीव की वृद्धि हेतु प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 45 है दूध किस प्रकार का मिश्रण है? तो दूध क्या है? एक समांगी मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 46 है पत्तियों का मुख्य कार्य लिखिए। तो पत्तियों का मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करना होता है और इसके द्वारा वो क्या करते हैं? भोजन बनाते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं विद्युतीय बल किसे कहते हैं? तो विद्युत बल के कारण जब चीजें किसी ओर आकर्षित होने लगती हैं तो उसे विद्युतीय बल कहते हैं। जैसे प्लास्टिक के स्केल को सूखे कागज से रगड़कर टुकड़े के पास ले जाया जाए तो कागज के टुकड़े प्लास्टिक के स्केल की ओर आकर्षित होने लगते हैं, और ऐसा किस लिए होता है? विद्युतीय बल के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं दोस्तों मछली के जल में रहने के लिए कौन से अनुकूलित अंग सहायक होते हैं? तो धारा रेखी शरीर, पंख, गलफड़े, ये सब क्या करते हैं? उसको
अब जल में रहने के लिए अनुकूलित अंग होते हैं ताकि वो जल में जिंदा रह सके। क्वेश्चन नंबर 49 है कीट भक्षी पौधे की विशेषता और नाम लिखिए। तो कीट भक्षी पौधे दलदली भूमि में उगते हैं, इस कारण पौधों को नाइट्रोजन प्राप्त नहीं होता है, इसलिए ये प्रोटीन का निर्माण नहीं कर पाते हैं और प्रोटीन की आवश्यकता को पूरा करने हेतु कीटों की का पाचन करते हैं, जैसे कि ड्रोसेरा हुआ, घटपर्णी हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा इनका नाम। एग्जाम में पूछता है कीट भक्षी पौधों के नाम लिखिए, तो ड्रोसेरा है, घटपर्णी है। क्वेश्चन नंबर 50 है जलीय पौधे के तने एवं पत्ती की एक एक विशेषता बताइए। तो जलीय पौधों के तनों के अंदर असंख्य रिक्त स्थान होते हैं जिन्हें वायु कोष्ठ कहा जाता है, जिनमें वायु भरी रहती है, जैसे जलकुंभी, कमल तथा कुमुदनी के पौधों की पत्तियां चपटी होती हैं और उनकी सतह मोम जैसी चिकनी होती है, इससे पत्तियां गीली नहीं होती हैं। चपटी होने के कारण ये पानी की सतह पर तैरती रहती है, जैसे कि कमल का आपने देखा होगा, जलकुंभी भी इसी प्रकार से होती है। क्वेश्चन नंबर 51 है अलैंगिक जनन की दो विधियों के नाम लिखिए। तो मुकुलन और विखंडन। क्वेश्चन नंबर 52 है घर्षण बल किसे कहते हैं। किन्हीं दो सतहों के संपर्क तलों के मध्य सापेक्ष गति का विरोध करने वाले बल को ही हम घर्षण बल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 पे आते हैं भूमिगत तने के रूपांतरण में अदरक के रूपांतरण का नाम लिखिए। तो अदरक के तने के रूपांतरण को प्रकंद कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकंद कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है गति के द्वितीय नियम को परिभाषित करिए। तो पहला नियम क्या है? पहला नियम है कोई वस्तु अगर विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी, अगर गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगा करके उसको रोका जाए। ठीक है। दूसरी चीज, किसी वस्तु पर बाहर से लगाया गया बल F उस वस्तु के द्रव्यमान यम तथा उस वस्तु के बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, यानी कि F = m × a के बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण के। और तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, यानी कि कोई भी क्रिया आप करोगे तो उसकी प्रतिक्रिया होगी ही होगी। अगर आप दीवार को मार रहे हो तो दीवार भी आपकी तरफ उतना ही बल लगाएगा। सेम यही बैट बॉल के केस में भी होता है। क्वेश्चन नंबर 55 है पारदर्शी तथा अपारदर्शी को स्पष्ट कीजिए। तो पारदर्शी पदार्थ वे पदार्थ है जिनके आर पार हम देख सकते हैं, जैसे कि शीशा या कांच हुआ जिसके आर पार हम देख सकते हैं, और अपारदर्शी जिनके आर पार हम नहीं देख सकते, जैसे कि लोहे की खिड़की या लोहे का कोई चादर है तो उसके आर पार हम नहीं देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 पे आते हैं डॉक्टरी थर्मामीटर में हम मानव शरीर के डिग्री सेंटीग्रेड में किस सीमा के अंतर्गत ताप माप सकते हैं। तो डॉक्टरी थर्मामीटर में हम मानव शरीर के तापमान को 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक माप सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 पे आते हैं क्लोरोफिल के दो प्रमुख कार्य बताइए। इसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य के प्रकाश को क्लोरोफिल अवशोषित करता है। क्वेश्चन नंबर 58 है वर्धी जनन की दो विधियां बताइए। जड़ों द्वारा वर्धी जनन, उदाहरण के लिए डहेलिया, शकरकंदी। दूसरा है तनों के द्वारा वर्धी जनन, उदाहरण के लिए आलू, प्याज, हल्दी, लहसुन। क्वेश्चन नंबर 59 है जड़ के प्रकार बताइए। मूसला जड़, अपस्थानिक जड़, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 60 पे आते हैं अलैंगिक जनन की दो विधियां। तो विखंडन और मुकुलन अभी आपने देखा ही। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने पहले भी बताया है कि कीट भक्षी पौधों के नाम एग्जाम में पूछता है, ड्रोसेरा, नेफेंथीस, यूट्रिकुलेरिया। क्वेश्चन नंबर 62 है सरसों के पुष्प के विभिन्न अंगों के नाम लिखिए अथवा पुष्प के 4 भागों के नाम लिखिए। 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। वाह्य दल पुंज, पुमंग, जायांग। क्वेश्चन नंबर 63 पे आते हैं भंगुर और अभंगुर पदार्थ किसे कहते हैं, प्रत्येक का एग्जाम्पल दीजिए। तो भंगुर पदार्थ वे पदार्थ जिनमें शीघ्र ही चूर्ण बन जाने का गुण पाया जाता है, भंगुर पदार्थ कहलाते हैं, जैसे कांच, कोयला। अभंगुर पदार्थ वे पदार्थ जिनमें शीघ्र चूर्ण बनने का गुण विद्यमान नहीं होता है, अभंगुर पदार्थ कहलाते हैं, जैसे कि लोहा, तांबा आदि। ठीक है। तो कांच, कोयला ये क्या है? भंगुर पदार्थ है, क्योंकि इनको तोड़ने पर ये बिल्कुल टूट जाते हैं तुरंत। और अभंगुर पदार्थ जो चूर्ण नहीं बनते आसानी से, जैसे कि लोहा हुआ, तांबा हुआ। क्वेश्चन नंबर 64 पे आते हैं ऊर्ध्वपातन से आप क्या समझते हैं, लिखिए। तो ऊर्ध्वपातन भी सभी पदार्थ जो गर्म करने पर बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे गैस अवस्था में बदल जाते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है। और जैसे इसमें देखिए नौशादर, आयोडीन, कपूर, ये तीनों का ही नाम आप याद रखिएगा। ये जलाने पर सीधे ही ठोस अवस्था से गैस अवस्था में कन्वर्ट हो जाते हैं, द्रव में नहीं कन्वर्ट होते हैं। और ये बहुविकल्पी प्रश्न में भी पूछा जा चुका है एग्जाम में, अगर आपने बहुविकल्पी प्रश्नों को पढ़ लिया है।
डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको सारे विषयों के राजन सीरीज के, पवन सीरीज के प्रश्न आपको मिल जाएंगे। सारे विषयों की तैयारी अच्छे से करिए। जहां कहीं कोई भी समस्या आ रही है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है, मूल मात्रक किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। तो वे भौतिक राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं मूल राशियां कहलाती हैं, और इन मूल राशियों के लिए उपयुक्त मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं। जैसे कि दूरी एवं समय मूल राशियां हैं, और मीटर और सेकंड इनके क्या है, मात्रक। दूरी का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकंड है। तो इस तरीके से यहाँ पर सारे के सारे प्रश्नों को आपने खत्म कर लिया, सारे बहुविकल्पी, सारे अतिलघुत्तरीय। तो सारे विषयों को देखते रहिए। अगर आपको सारे के सारे विषयों के नोट्स चाहिए, सारे विषयों की क्लासेस, सारे विषयों की मास्टर क्लासेस, सारे विषयों के राजन सीरीज, पवन सीरीज की ये पूरी की पूरी पीडीएफ, जिससे आपको बाजार में अलग से ना खरीदनी पड़े, तो ये सब आपको मिलेंगे हमारे ऐप अस्तित्व एकेडमी ऐप पर। अस्तित्व एकेडमी ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। ये नंबर है हमारा, इस पर कांटेक्ट करके आप मैसेज भी कर सकते हैं, फोन भी कर सकते हैं, और सारी जानकारी ऐप के बारे में हमसे ले सकते हैं दोस्तों। तो ये नंबर आप जरूर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। चैनल को हमारे अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। बगल में घंटी का निशान होगा, उसको भी प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए दोस्तों। चैनल से बने रहिए, और जहां कहीं कोई भी डाउट है हमसे पूछते रहिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स जरूर चेक कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियोस हमने बनाई है वो आप लोग देख पाए। जय हिंद।